अगर तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, और जो आपका इंटीग्रेशन सेंटर की हम बात करें, अगर आपका सेंसरी न्यूरॉन इस सेंटर में आता है और आपका मोटर न्यूरॉन जो है वो उसी सेगमेंट से अराइज कर रहा है, देयर इज नो इंटर न्यूरॉन विच इज़ प्रोलॉन्गिंग इट, ठीक है, तो हम इसको सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह के सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड में, आपका जो रिफ्लेक्स आ रहा था सेंसरी, ठीक है, ये यहाँ पे आया एंड देन देयर कम्स इंटर न्यूरॉन जो कि क्या करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं और आपका जो मोटर रिस्पॉन्स था इट स्टार्टेड फ्रॉम सम अदर सेगमेंट, तो हम इसको कहते हैं इंटर सेगमेंटल, ठीक है। सुप्रा सेगमेंटल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स आउट ऑफ दिस सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका गैंग्लियन बना है आउटसाइड द सेगमेंट और यहाँ से आपका रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है मोटर, ठीक है। तो ये सेगमेंटल, इंट्रा सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल होता है। नेक्स्ट किस चीज़ पे है हमारी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन के ये रिफ्लेक्स कर क्या रहा है, यानी कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस हम इसको कहते हैं, और सेकंड काइंड जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंसर। ऑब्वियसली फ्लेक्सर का जो उलट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसर बोलेंगे। दिस वन इज प्रोटेक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स और एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। अब होता क्या है कि वही अगेन एन एग्जाम्पल के आपका जो पाँव है वो किसी भी पेनफुल चीज़ के ऊपर आ गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई कील था। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं कि आप इस पाँव को जो है वो ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है, यू पुल इट अप इन द एयर। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसकी फ्लेक्शन हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, जबकि आपका सारा जो वेट है वो कहाँ पे आ गया है, दूसरे पाँव पे, और नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 फीट 1 लेग, ठीक है। तो ये ग्रेविटी जो आपको पुल करेगी गिराने के लिए अगेंस्ट दैट वर्क्स। यहाँ पे फ्लेक्शन हुई है बट यहाँ पे एक्सटेंशन हुई है, ये मसल जो है वो आपको रिजिड मसल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है इफ़ यू फील। तो दिस इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स, दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। इसको हम फ्लेक्सर बोलते हैं और इसको हम एक्सटेंसर बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स अप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्सेस। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास इंटरन्यूरॉन ना हो तो एक ही साइनेप्स बनेगा, इसको हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास एक और साइनेप्स आ जाती है, ये एक से ज़्यादा साइनेप्सेस आ जाती हैं, मज़ीद 2 इंटरन्यूरॉन्स आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। देन कम्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर सोमैटिक और विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस। आपको याद होगा कि जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिवाइड किया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सोमैटिक कौन से थे, जिसमें कि रिस्पॉन्स आता है मोटर ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, इसमें मोटर ऑर्गन्स में इफेक्ट आएगा, और वो जो कि हमारे विस्ट्रास जिसमें इन्वॉल्व हैं तो हमने उसको विस्ट्रल नर्वस सिस्टम बोला था, विस्ट्रल। इसी तरह से सोमैटिक रिफ्लेक्सेस और विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस हैं। Somatic reflexes are the reflexes for which the reflex is formed by the somatic nerve fibers, मतलब कि these involve the participation of skeletal muscles। आपके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स एक्सेट्रा और skeletal muscle कहीं पे भी हो सकते हैं, वो अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसको somatic reflexes बोलते हैं। अगर ये आपके ऑर्गन्स हैं सच एज पिपिलरी रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्वेलिंग है, कफिंग है, वोमिटिंग एक्सेट्रा है, ये सारे क्या हैं, विस्ट्रल रिफ्लेक्स हैं। मतलब आपने किसी बुरी चीज़ को देखा है, ये स्मेल किया है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपको क्या वोमिटिंग आती है, दैट्स वन रिफ्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये साइट और स्मेल दोनों की वजह से हो सकता है सेंसेशन। और रिफ्लेक्स जो आया है दैट इज़, वी ऑलरेडी डिस्कस कि वोमिटिंग का क्या पाथवे होता है कि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पुल होते हैं, देन योर रिसेप्टर्स हैं ब्रेन में जो वो स्टिमुलेट होते हैं इन केस ऑफ स्मेल, और फिर क्या होता है कि आपके जो स्टमक एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें आपके मसल्स भी आ गए हैं स्टमक के, ठीक है, और आपके स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स आल्सो।
तो विसरल और ऑटोनॉमिक में समटाइम्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स टू, बट मोस्टली दीज आर द मसल्स ऑफ योर ऑर्गन्स, ठीक है। सोमैटिक में आपके सोमैटिक नर्व फाइबर डिफरेंट जॉइंट्स, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों हो सकती है रिफ्लेक्सेस में, ठीक। और विसरल के केस में आपके ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं, डीप रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं, विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एज द नेम सजेस्ट कि ये जो इनके सेंसरी ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं और इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से हैं, दीज लाई वेरी सुपरफिशली। फॉर एग्जाम्पल योर म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर कोई रिफ्लेक्स आपके माउथ के अंदर से है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट से आता है, ठीक है, तो उसके जो रिसेप्टर हैं दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो सुपरफिशियल। या आपकी क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस, स्किन के रिफ्लेक्सेस हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्स है या जो रिफ्लेक्स स्टार्ट हुई है, आपकी सेंसेशन जो है वो स्किन से गई है, ठीक है, तो दीज आर सुपरफिशियल। एंड देन कम्स डीप रिफ्लेक्सेस। डीप रिफ्लेक्सेस जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस से थोड़ा सा डीप है, फॉर एग्जाम्पल टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। देन कम विसरल रिफ्लेक्सेस जो टेंडन रिफ्लेक्सेस से भी डीप पड़े हैं, स्केलेटल मसल आपकी पूरी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपके विस्ट्रास पड़े हुए हैं, और अब टेंडन से मजीद डीप हमारे पास विस्ट्रास आ गए हैं। देन पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं जिसकी आगे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं जो नॉर्मल नहीं है, दैट आई टेल यू वो क्या हैं। तो इसको देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल बेसिस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, देन कम विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस एंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में वही बात कर रहा है कि दीज आर एलिसिटेड, मतलब दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी, एंड these mucous membrane reflexes, cutaneous reflexes जो है इसकी 2 एग्जाम्पल देनी है। देन कम्स डीप रिफ्लेक्स, अगेन डीप स्ट्रक्चर्स बीनीथ द स्किन लाइक टेंडन, वहाँ से इलिसिट हो रहा है। एंड देन विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस जो कि आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इस टेबल में। सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन के रिफ्लेक्सेस है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे हो सकती है, कॉर्निया में, कंजक्टाइवा में, नेजल रिफ्लेक्स, फेरेंजियल रिफ्लेक्स, ट्यूबुलर रिफ्लेक्स। बताया हुआ है कि स्टिमुलेशन, इरिटेशन किस टाइप की हो सकती है, रिस्पॉन्स किस टाइप का आ सकता है, और नर्व कौन कौन से इन्वॉल्व है, सेंटर इसका कहाँ पे है, और इफेक्टर नर्व जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो कौन सी है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल में हमारे पास सुपरफिशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और फिर हमारे पास डीप रिफ्लेक्सेस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जॉ, जर्क और बाइसेप और ट्राइसेप आपके इन्वॉल्व है, एंकल रिफ्लेक्स और क्या क्या होते हैं। विस्ट्रल रिफ्लेक्सेस में आगे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स दिया हुआ है, ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स दिया हुआ है, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स दिया हुआ है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज जो आपकी प्यूपिल है उसकी रिलैक्सेशन, डायलेशन या कॉन्स्ट्रक्शन। इसकी फर्दर एग्जांपल दी हुई है लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स मतलब कि आपकी आँख में कोई एक तरफ से कोई लेज़र और समथिंग कोई लाइट जाती है तो क्या करते हैं, आप अपनी आंख को बंद कर लेते हैं, प्यूपल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। द सेम फिनोमेना इज इन द लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स में जिस आंख में लाइट जा रही है उसकी प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में लाइट में भी एक आंख में आए लेकिन कॉन्स्ट्रिक्शन जो है प्यूपल की वो दूसरी प्यूपल की भी हो सकती है, दूसरी साइड की आंख की भी। तो सॉरी, लाइट रिफ्लेक्स में दोनों, एक की भी हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स मीन्स कि अगर आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं एंड यू आर फोकस्ड ऑन इट, लेकिन दरमियान में कोई और चीज़ आ जाती है तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ फोकस उस फार ऑब्जेक्ट से हट के जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट दरमियान में आया था उस पर आप फोकस हो जाते हैं, और उसमें आपके कुछ मसल्स इन्वॉल्व हैं, आई बॉल की मूवमेंट है और रेटिन वो कर्वेचर जो है आपके लेंस का वो शिफ्ट होता है। देन कम्स सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। जो स्टिमुलस है वो कम्स ऑन योर नेक बट जो रिस्पॉन्स है वो आपकी प्यूपल्स में आता है। ये रिफ्लेक्सेस जो है आई से रिलेटेड, ये जब हम स्पेशल सेंसेस पढ़ेंगे उसमें आई कैन एक्सप्लेन दिस इन द डिटेल कि ऐसा क्यों होता है। अब ये हमने देख लिया प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर आप अपनी आंखों को, आई बॉल को ज़ोर से प्रेस करें, योर हार्ट रेट गोज डाउन। एंड कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स इज समथिंग कि आपके ये जो नेक को अगर प्रेस किया जाता है, यहाँ पर मसाज किया जाता है तो भी
दिस हैपन्स ड्यू टू द वेगस नर्व, ठीक है। तो वेगस नर्व के रिसेप्टर हैं यहाँ पे, तो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक तो क्या करती है कि आपका जो हार्ट रेट है इसको कम कर देती है। दिस सेम थिंग हैपन कि अगर आपका कॉलर जो है आप क्यों बंद नहीं करते, टाई क्यों नहीं लगाते, आपको लगता है कि आपका सांस बंद हो रहा है और आप अनईजी फील कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है आपके बैरो रिसेप्टर्स का, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है एंड इट रिड्यूसेस योर हार्ट रेट। दैट वाज ऑल अबाउट विसरल रिफ्लेक्सेस। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस मतलब कि ये एक रिफ्लेक्स तो जो नॉर्मल आना चाहिए था, फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ को आपने हिट किया, इट वाज अ पेनफुल स्टिमुलाई तो आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या किसी तरह का प्रेशर आया तो आपके मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया अंटिल द स्टिमुलाई जो था इट वाज रिमूव्ड। जो पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं उसमें आपकी जो स्टिमुलस है वो तो एक दफ़ा आई है, लेकिन आप हाइपर रिफ्लेक्स आता जाता है, आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी कंडीशंस दी हुई हैं बेसिकली। इनको हम क्या कहते हैं, बेबिन्स्की साइन, कोलोनस और पेंडुलर मूवमेंट। बेबिन्स्की साइन क्या होता है? एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इज कॉल्ड बेबिन्स्की साइन। It is also called Babinski reflex और phenomena it is named after the discoverer Joseph Babinski। उसने जो था वो इसको डिस्कवर किया था। होता क्या है इसमें कि यूजुअली जब कोई स्क्रैच आता है सोल पे तो आप देखते हैं कि आपके जो टोज हैं वो बेसिकली फ्लेक्स करती हैं और आपके जो फिंगर्स हैं वो टुवर्ड्स योर बिग टो मूव करती हैं और बिग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, बट इन केस ऑफ बेबिन्स्की ये उल्टा हो जाता है, यानी डॉर्सिफिकेशन आती है और डॉर्सिफिकेशन ऑफ ग्रेट टो या बिग टो और अंगूठा जो है आपके पाँव का, और फैनिंग ऑफ अदर टोज, ये जो है उसके उलट हो जाता है। लेट मी शो यू हियर, ये दिस वन इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स, ये जो ग्रीन वाला है, सॉरी ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स जो कि आता है इन केस देयर इज अ स्क्रैच और सम पेनफुल स्टिमुलाई। बट बेबिन्स्की जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या है, इट इज़ अपोजिट टू दैट, एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, इट्स नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड नेगेटिव। रीज़न क्या होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लेजेंस होती हैं और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जबकि पैथोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नॉर्मली भी होता है, समटाइम्स आपको एक झटका सा लगता है, ठीक है, सोते हुए, तो दैट इज़ ऑल्सो बेबिन्स्की साइन, जो कि इन्फेंसी एंड डीप स्लीप और बच्चों में प्रेजेंट होता है ड्यू टू नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है क्लोनस। क्लोनस क्या होता है कि रिपीटेड ऑफ इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट, कि आपको एक स्टिमुलाई जो है नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका ये जो पेटिला है जिसको हम नी कैप बोलते हैं, इसको एक फिंगर थंब से और एक फिंगर से अगर प्रेस किया जाए नीचे की तरफ तो आपका जो काफ के मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका पाँव जो है एक दफ़ा या आपकी लेग जो है एक दफ़ा मूव करती है। बट इन केस ऑफ क्लोनस हाइपरटोनिसिटी की वजह से एक की बजाय इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन मूविंग। लेट मी शो यू। Left side, quite hyperreflexive, S1. Okay, now we'll be careful on this side. Okay, so L4. Okay, and look, we have some clonus in the leg. Clonus in the leg. We can stop it by pushing on the Golgi tendon organ just above the knee. That's a significant sign of some sort of myelopathy going on or upper motor neuron lesion. So what we'll do here is we'll gently dorsiflex him, we'll check his S1, and it actually activates his L4. He's so hyperreflexive. He's unable to dorsiflex the big toe, he's unable to dorsiflex the foot against the tone there, and his inversion and eversion are about 2+/5. So here you saw कि जब उसने लेफ्ट वाले उसमें पटेला के ऊपर रिफ्लेक्स हैमर मारा था तो एक दफ़ा मूवमेंट हुई थी, दैट वाज नॉर्मल रिस्पॉन्स। जबकि ऑन द राइट साइड उसने एक दफ़ा हिट किया है लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई है, इसको हम क्लोनस कहते हैं। क्लोनस के फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम एंकल क्लोनस कहते हैं और दूसरे को हम पेटेलर क्लोनस कहते हैं।
पेटरल क्लोनस आपने देख लिया कि कैसे होता है कि बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ नी कैप। अब एंकल क्लोनस दिखाती हूँ। She has significant hyperreflexia, and we've also noticed that she has significant clonus of the foot. So if you watch here, you quickly dorsiflex the foot, the clonus continues on. She's not had a stroke or head injury or anything like that, but this is a sign that she's had some myelopathy and severe cord compression. So that was all about क्लोनस। देन आ जाते हैं पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलर मूवमेंट आर एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन इसमें क्या था, क्लोनस में क्या था, मूवमेंट जो थी वो सिर्फ लेग की आगे की तरफ थी जर्क्स, बट के पेंडुलर मूवमेंट क्या होती है पीछे की तरफ, जस्ट लाइक अ पेंडुलम। बेसिकली जैसे कि वो मोटर लेयर्स की वजह से हैं, ये सेरिब्रल लेयर्स की वजह से होती हैं और क्लॉक के पेंडुलम की तरह ये मूव करती हैं। उसमें हाइपरटोनिसिटी थी, इसमें हाइपो और हाइपर दोनों होती हैं, तो एज ए रिजल्ट जो है पेंडुलर मूवमेंट्स आती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस। क्या होती हैं, वन वे कंडक्शन होती है, मतलब जब मैसेज लेके जा रही हैं, इफरेंट नर्व्स हैं तो बस लेके ही जाएंगे, जब लेके आ रही हैं एफरेंट नर्व्स हैं, एफरेंट हैं लेके जा रही हैं, और इफरेंट जो हैं मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज लेके आएंगे, वन डायरेक्शन रहती है। रिएक्शन टाइम जो है इट्स वेरी फास्ट, और अगर डिले आता है तो वो साइनेप्टिक डिले होता है। हमें पता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिले आता है। अब देन समेशन वी हैव रेड इट सो मैनी टाइम्स के एक आपका जो होता है जनरेटर पोटेंशियल होता है, और एक जो आपका होता है वो ट्रिगरिंग पोटेंशियल जो होता है वो होता है। अब अगर सबलिमिनल मतलब कि आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उससे नीचे जितना भी होता है तो हम उसको सबलिमिनल स्टिमुलाई कहते हैं। अगर आप सबलिमिनल स्टिमुलाई से क्या करें कि एक दफ़ा अप्लाई करें और 2 दफ़ा अप्लाई करें, 3 दफ़ा अप्लाई करें तो सारी इकट्ठी हो के प्लेक पोटेंशियल जनरेट कर देती हैं, विच इज़ इक्वल टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और एज अ रिजल्ट जो है वो एक स्टिमुलस जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने में। अब इस समेशन की 2 टाइप्स हैं, सेप्टियल समेशन और टेम्पोरल समेशन। सेप्टियल समेशन में क्या होता है, 2 नर्व फाइबर हैं, एक ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं, दोनों में आपने सबलिमिनल स्टिमुलाई जो है वो दी है, लेकिन इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट। दोनों को स्टिमुलेट जब करते हैं तो दोनों सम अप हो जाते हैं, 2 अलग अलग नर्व हैं तो हम उसको हम सेप्टियल समेशन कह देते हैं। अगर एक ही नर्व है और उसमें आप सबलिमिनल स्टिमुलाई दे रहे हैं बार बार, जब वो ऐड होती हैं तो आप उसको टेम्पोरल समेशन कहते हैं। समेशन के बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम ओक्लूजन कहते हैं, और एक चीज़ है सबलिमिनल फ्रिंज। अब होता क्या है कि ओक्लूजन उसको कहते हैं कि अगर आपने एक सबलिमिनल स्टिमुलाई अप्लाई की है विच वाज ऑफ स्ट्रेंथ 9 यूनिट्स और एक दूसरी जो अप्लाई की है 9 की, ओक्लूजन तब होती है जब ये ओवरलैप कर जाए। अलग अलग इफेक्ट 9 था तो जमा करके 18 आना चाहिए था, बट द रिस्पॉन्स केम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ओनली 12। ठीक है, तो इस केस को हम ओक्लूजन कहते हैं। इन केस ऑफ समेशन इस तरह से होती है कि आप अप्लाई कर रहे हैं 3 की 2 होनी चाहिए थी, बट इफेक्ट आता है 12 का, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबलिमिनल फ्रिंज। अगर वो एड अप हो के अलग अलग के इकट्ठे होने से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको फ्रिंज बोलते हैं, और अगर ये एग्जैक्टली जितना आना चाहिए था उससे कम आता है तो हम ओक्लूजन कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसमें ये कहता है कि सक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ एडिशनल मोटर यूनिट्स विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कि अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को इंक्रीज करते जाएं तो एडिशनल मोटर यूनिट्स जो हैं वो आगे से आगे एक्टिवेट होते जाएंगे। दिस इज जस्ट सिमिलर टू समेशन, जैसा कि टेम्पोरल समेशन में हमने कहा था कि अगर आप जो सबलिमिनल स्टिमुलाई थे उसको इंक्रीज करते जाएं तो वो समेशन उसकी हो के क्या होता है कि वो ट्रिगर कर देता है रिस्पॉन्स को। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, बट इट डज नॉट मीन कि आप इनडेफिनेटली फोर्स को इंक्रीज करते जाएं और रिस्पॉन्स उतना ही इंक्रीज होता जाए। नो, देयर कम्स अ प्लेटू जहाँ पे एक सैचुरेशन हो जाती है, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आता। आफ्टर डिस्चार्ज हम किसे कहते हैं, आफ्टर डिस्चार्ज के एक आपका स्टिमुलाई जो थी वो जा रही थी मैसेज, और यहाँ से आपका जो सेंटर था वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। अब
अब स्टिमुलस तो स्टॉप हो गई है बट इट कॉन्टिन्यूज टू प्रोड्यूसिंग दिस इफेक्ट इवन आफ्टर कि आपकी जो पेनफुल स्टिमुलाई थी वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई है, इसको हम बोलते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है रीबाउंड फिनोमेना। अगर आप किसी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए फोर्सफुली स्टॉप करके रखें तो आफ्टर सम टाइम यू गिव अप, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स आता है वो पहले से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने सांस को बंद करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए बट देयर कम्स अ टाइम यू कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर, फिर जब आप उसको छोड़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गैस्पिंग करते हैं, इस हम फिनोमेना को रिबाउंड फिनोमेना कहते हैं। फटीग वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन सो मेनी प्रॉपर्टीज़ की फटीग क्या होती है। जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए स्टिमुलेट करके रखते हैं तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है और स्लोली एट वन स्टेज एंड द रिस्पॉन्स डज नॉट अकर। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। फिर हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन और रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट्स सिमिलर टू दैट। होता क्या है कि आपको पता है कि आप अगर एक मसल को यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है आपकी फुट की लेग से, ठीक है, तो ये वाला जो मसल है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट द मसल बिहाइंड दिस ये क्या कर रहा है, इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बट ये जो है वो रिलैक्स कर रहा है, इसे हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। बेसिकली ये एक मसल में भी हो सकते हैं या फिर आपके दो डिफरेंट उसमें मोटर उसमें हो सकते हैं यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है कि अगर आप एक प्लेट को इन द एयर उठाते हैं तो दूसरा जो है वो उसमें एक्सटेंशन होती है और वो क्या करता है कि उस सारे प्रेशर को पोस्चर को होल्ड करता है। इसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं कि एक को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं और दूसरे को हम इनहिबिट कर रहे हैं। इफ इट इज एक्टिंग ऑन द सेम लेग तो हम इसको रेसिप्रोकल कह देते हैं और अगर दो में हो रहा है तो हम इसको क्रॉस एक्सटेंसर फ्लेक्स या इनहिबिशन कह देते हैं। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्या करता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन और रेसिप्रोकल इनर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस व्हिच आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आप वैसे भी कोई स्टिमुलाई ना भी हो, व्हेन यू आर मूविंग यू आर पुटिंग अप योर पुलिंग अप वन लेग अप, तो सारा जो आपका वेट है वो दूसरे पे आ जाता है, इट होल्ड्स योर पोजीशन। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है रेसिप्रोकल इनहिबिशन की, ये आपको हेल्प करता है इन मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सेस इन मोटर न्यूरॉन लेयन्स। दीज आर पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पहले है अपर मोटर न्यूरॉन लेयन। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेयन होती है तो आपके जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस थे कौन कौन से थे, जो आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन में थे और आपकी स्किन में थे, ये क्या होते हैं कि ये ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। डीप रिफ्लेक्सेस जो है वो एग्जैजरेटेड हो जाते हैं एंड द बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। देन कम्स लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन। अगर ये आ जाए तो ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, तो आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। दिस वाज द पैथोलॉजी ऑफ इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स activity, reflex and reflex arc. Do give it a reading and if you have any questions let me know.